बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है। विकसित भारत 2000 काम कर रहा है। जो जो इसमें देश की ज़रूरतें हैं उस हिसाब से इस बजट को दिया गया है। सबसे ज़्यादा पैसा आज जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है दुनिया में, डिफेंस को दिया गया है, क्योंकि सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। सेना की तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। चिप्स का मामला है, आज दुनिया के अंदर सारी चीज़ें, चाहे हथियार हो, टेलीविज़न हो, कार हो, चिप्स पे चलता है। चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दिया गया है और इस चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेयर अर्थ की ज़रूरत होती है। कई धातुओं का मिश्रण होता है जिससे ये चिप्स बनती है। उसके लिए स्पेशल कॉरिडोर हमारे यहाँ बनाने की बात की है। कनेक्टिविटी के लिए नए नए रेल मार्ग, हाई स्पीड ट्रेन के वो बनाए गए हैं और किसानों के लिए, हरियाणा के लिए खासकर, हरियाणा की 10% भूमि सेम से ग्रस्त है। किसान बिल्कुल बैठे रहते हैं, एक भी फसल नहीं होती, ऐसी ज़मीन भी हमारे यहाँ है। ये हमारे पास पड़ोस में भी है, दनाना में है, तालू में है। तो उसके लिए रिक्लेम करने की योजना केंद्र सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी, उस पर बजट में प्रावधान किया गया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। 12 साल हो गए लगभग मोदी जी की सरकार आए हुए। मैं कुछ तुलनात्मक आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूँ कि क्या हालत उस वक्त थी देश की। उन्होंने पिछले सरकारों में 60-70 साल में क्या काम हुआ था और इस 10 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं। ये जब तुलनात्मक आंकड़े देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि देश कहाँ जा रहा है। 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी दुनिया में, आज चौथे नंबर पे है। और ये कोई हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह रही है। आने वाले 1-2 साल में तीसरे नंबर पे हो जाएगी। अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर तीसरा होगा। और श्रम शक्ति में भागीदारी हमारी 60% है। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी, 3% हो गई है। नॉमिनल जीडीपी होती है कि परचेजिंग पावर से नॉमिनल जीडीपी कितने माल खरीदता है, वो 113 लाख करोड़ थी 2013-14 में, वो 357 लाख करोड़ हो गई है। डिजिटल पर पूरा जोर दिया गया है। डिजिटल का भुगतान 1962 लाख करोड़ का था 2017 में, अब 3509 लाख करोड़ का हो गया। इतना सारा पूंजी जो ब्लैक मनी हटके उसमें आ गई। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 304 बिलियन का था 2014 में, आज 686 बिलियन का है। एफडीआई बाहर से आने के पैसा होता था 308 करोड़ था, बिलियन डॉलर था, आज 748 बिलियन डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय हमारी 79,000 थी 2013-14 में, जो बढ़ के 2.5 गुना हो गई है, 2,05,324 करोड़ रुपए। जो ऋण था भारत सरकार के ऊपर जीडीपी का 18.5% था 2014 में, वो आज 3%, 3.4% है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो सरकार के आने मर जाने में पैसे आने क्या जाएंगे क्या, उसमें होता है, तो 1.7% था, जो 2024-25 में 0.6% हो गया है। मूल्य जो प्राइस इंडेक्स है महंगाई का, वो लोएस्ट पे है। कांग्रेस के ज़माने में 10%, 12%, 14%, 8% ऐसे महंगाई रहती थी, अब 2% पे है, बल्कि पिछले साल तो बिल्कुल पॉइंटों में आ गई थी। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में हमने 2014 में 74 हवाई अड्डे थे हमारे पास, आज 163 है। एयरलाइन के रूट 209 थे, आज 615 हैं। 79 लाख आदमी सफर करते थे, आज 1.55 लाख करते हैं। विदेशी रूट 25 करोड़ आदमी सफर करते थे, आज 35 करोड़ करते हैं। इसी तरह से
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का काम हुआ है। रेलवे में बहुत ज़्यादा सुधार हमने किए हैं। कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता बात। हरियाणा में मैंने बताया कि हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या सेम की ज़मीन की है। 80 लाख एकड़ ज़मीन है हरियाणा के अंदर जो खेती होती है, उसमें से आज 8 लाख एकड़ ज़मीन खराब हो चुकी है। अब जाके पता चलो सारा साल बिजाई नहीं होती है, एक फसल भी कभी तो साल में 4 साल में होती है। उसके लिए विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ बात करें नहलों के जो विधायक अर्जुन चौटाला भिवानी पहुंचे थे, गाँव में पहुंचने पर कहा कि जो सरकार जहां चुनाव होते जिन राज्यों में उसके हिसाब से बजट बनाती है। उन्होंने भी कहा कि हरियाणा के लिए इस बजट में क्या मिला है ये बताएं। अब उनको बता तो दिया कि हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या तो हमारी सेम की थी। हरियाणा में अब जो इस बजट के अंदर जो है सारा पॉलिसी आई है, उसमें ये इसकी है, चिप्स बनाने की है या बोर की है। सारा इंडस्ट्रियल एरिया तो हमारे फरीदाबाद में है, सोनीपत में है, स्वालका में है, और जो भी होगा उसका फायदा हमारे हरियाणा को मिलेगा। सर, एक आम भारतीय नागरिक को आय में कोई छूट नहीं बजट में, उनके पास पैसा था वो मार्केट में। पिछले साल मेरी बात पिछले साल में इस साल में महंगाई की दर 2% से भी नीचे रही है। पिछले साल 12,30,000 तक का हमने छूट दी थी, जो जिससे कि आम आदमी के पास बहुत सारा पैसा पहुंचा था, तो उसका लाभ इस साल भी मिलेगा। सर, आपने बताया कि पहले 1.5% मिलाया जाता था पेट्रोल, अब 20% मिलाया जाता है। जो 20% मिलाया जा रहा है उससे गाड़ियों की जो एवरेज है वो काफी कम हो गई। ना 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 ना, ये वहम है, ये तो दुष्प्रचार है। गाड़ियाँ की एजेंसी होती है, जो मिलाया जाता है बिल्कुल उससे सर्टिफाई होकर के उसी से मिलाया जाता है। ये वहम की बात है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में लगना था एथेनॉल का प्लांट, वो बंद कर दिया। वो अपने अपने लोकल कारण हैं उसके कुछ। अब तो मेरी बात सुनो, उसका कारण तो अब यहाँ पर राजस्थान में पानी दे रहे हैं हम, जो जमुना का पानी जाएगा उसके 3 पाइप बंद होके जाएगा राजस्थान में। उन्होंने अभी धरना शुरू कर दिया कि यहाँ नहीं लगने देंगे। अब इसमें हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो नीच प्रगति चाहते। पानी पीने का पानी देने के लिए, टैंक बनाने के लिए उनको अभी इसके पास बॉर्डर के पास, ये मेरे हल्के के पास है, वहाँ पर जो कुछ लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया कि यहाँ नहीं बनने देंगे, हमारी जमीन एक्वायर नहीं करने देंगे। लेकिन देश का देखना होता है। अब पानी जाएगा तो कम से कम 3-4 जिलों में पीने का पानी नहीं है, लेकिन 1-2 गांव के 3 आदमी फिर भी धरना दे देंगे। पहले 1.5% था, 20% है। हाँ। पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों? पेट्रोल की कीमतें तो ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय उस पर चलती है, नहीं तो कीमतें बहुत बढ़ जाती। हमारा ये बात ये है कि देश को देखना होता है। देश के पूंजी बाहर जा रही है तेल में, अब कम से कम 20% जो तेल कि पैसा बाहर जाना था वो देश का देश में रह जाता है। गन्ने का हो, मक्के का हो, या अनाज छड़े हुए का हो, एथेनॉल उसी से बनता है, उससे चला जाता है। और एथेनॉल से ब्राज़ील के अंदर 100% उससे भी एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी है। अगर ऐसे होती तो फिर गाड़ियाँ तो इंटरनेशनल उस पर लेवल पर सर्टिफिकेशन होता है। ये दुष्प्रचार है कि भाई इससे गाड़ी खराब हो जाती है या एवरेज खराब हो जाती है। राहुल गांधी ने ओम बिरला को पत्र लिखा है संसद में माइक बंद करने को लेकर, तो किस तरह से देखते हैं नमवानी जी? राहुल गांधी खबरों में रहने की कोशिश करते हैं और वो बोलना खुद नहीं चाहते, और ना बोलें तो ये अच्छा है, क्योंकि कुछ ऊटपटांग बोल देते हैं। उनको प्रचार में रहने की आदत है। राहुल गांधी को एक चीज़ का अच्छी तरह से पता है कि अगले 20-30 साल तक उसका नंबर तो आना नहीं, लेकिन वो अपनी सेकंड पोजीशन बरकरार रखना चाहता है कि कभी न कभी तो ऐसा टाइम आएगा, लोग मोदी जी से नाराज होंगे या बीजेपी से नाराज होंगे, तब तेरा नाम लग जाए। राहुल गांधी 30 पोजीशन में राजनीति कर रहे हैं, बाहर से आता है यही। अब मुझे बताइए, यहाँ पर कौन सा वोट चोरी हुआ है हरियाणा में? एक बूथ पे आप वोट चोरी करके दिखा दो ना, कोई गलत वोट हो तो दिखा दो। वो पता नहीं कहाँ की वो मॉडल को पकड़ लिया है, कहाँ से क्या ले आया, अजीब व गरीब सी बात होती है उसकी। लेकिन उसकी मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पर उसकी सोच यही है कि इसे अपनी सेकंड पोजीशन बरकरार रखें। कभी जैसे हमारे देश में पहले सरकारें कभी न कभी तो बदलती थी, इस चक्कर में है कि कभी न कभी तो बदलेगी। लेकिन ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जी उम्मीद की जाए बजट में बढ़ाया, तो उसकी क्या पोजीशन है? बजट में बढ़ाया 1.25 लाख करोड़ उसका प्रोविजन किया गया है, पैसा बढ़ाया गया है। पहले 15 दिन में पैसा नहीं देता था, हफ्ते में उसका पैसा दिया जा रहा है। और फिर पहले सिर्फ गड्ढे खोदते थे, अब गलियां भी बना सकते हैं, नाले भी बना सकते हैं, पुलिया भी बना सकते हैं। तो चीज़ें सुधार करने में
ठीक है, विपक्ष का काम होता है कमियां निकालो, लेकिन सुधार जब करते हैं तो विपक्ष के नाम पे काम करे तो वो गलत है। जो विपक्ष ने, हमारी राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने किसी चीज की बढ़ाई की है? ना तो ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ाई की, हमारी सेना पर उंगली उठाई, ना जो इसमें कश्मीर के अंदर हमने धारा 370 समाप्त की, ना उसकी बढ़ाई की, ना राम मंदिर की बढ़ाई की, ना ये ट्रेड डील की है इसकी बढ़ाई की। उसका काम तो यह है बुराई करना है। सर, जयराम जी योजना को लेकर के कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर के जो है सरकार की इस योजना को गलत ठहरा रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं लोगों के बीच? कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है? अखबारों में जा रही है। हम, आप ये बताओ, भिवानी के किसी गांव में गई कांग्रेस पार्टी? अक्सर देखा वह अखबारों में है, ठीक है, और बल्कि हमारे बीजेपी वाले ज्यादा जा रहे हैं। हम बता रहे हैं भाई ये योजना है, ये चीज है, इसका ये फायदा है। सब्सिडी दी थे 15,700 करोड़ कुछ है, जो सरकार की कटौती की गई, कोई कटौती नहीं बढ़ाई है। तो उसमें कुछ 1,70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। ये क्या करते हैं, कई बार तो परसेंटेज पे देख लेते हैं कि बजट बन गया, मान लो हमारा 20%, तो किसी की परसेंटेज पे ढूंढ लेते हैं 20%, 1.0% कम हो गया, या किसी में कुछ देख देते हैं। लेकिन बड़ा संतुलित बजट है, आम आदमी के भले का बजट है और विकसित भारत को बढ़ाने का बजट है। सर, एक यूजीसी बिल पेश किया गया है, वो बात खत्म, सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, सटे कर दिया। सर, इस महीने में हरियाणा का बजट भी आने वाला है, तो क्या 1947 का टारगेट हरियाणा भी लेके चलेगा? 2047 का टारगेट हरियाणा, तो पहले हरियाणा का सौभाग्य है कि हरियाणा सबसे ज्यादा भारत का विकसित प्रदेश है। सच्चाई तो आप देखोगे कि लोहारू जैसे बैकवर्ड इलाके के अंदर 30,000 आदमी लामनी करने आते हैं बिहार से, पंजाब से आते हैं। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बन रहे हैं, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा आयसर की फैक्ट्री है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कारें बन रही हैं, IT का सेंटर गुड़गांव बना हुआ है। हरियाणा तो 2047 नहीं, अगले 10-5 साल में विकसित भारत बन जाएगा। आज भी हरियाणा की जो GDP ज्यादा है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, और हरियाणा के अंदर ये ठीक है कि भाई मैं बहुत बड़ा व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए वो ना मिलती हो, लेकिन काम करने के वाले को काम की कमी नहीं। लोहारू में 30,000 बिहारी काम करने के लिए आते हैं। HPSC का चेयरमैन बिहार से क्यों लाना पड़ता तो वो चेयरमैन, सारा देश एक है, इस देश को एक बना के हम चलते हैं, और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जैसे UPSC, हमारे भी तो हरियाणा के आदमी UPSC में 20, 30, 40, 50 आदमी हर साल जाते हैं। फिर ऐसे में ये को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं है, या यहाँ के जो प्रोफेसर इस काबिल नहीं है। वो प्रोफेशनल के काबिल नहीं, वो देखेगा एग्जाम होता है, एक बार एग्जाम में चरक लिया, कट ऑफ मार्क्स दे दी तो उसमें ये होगी, उसको ये बदलते रहते हैं। एक बार कर दिया भाई 35 नंबर से ऊपर वाला इंटरव्यू नहीं आएगा तो नहीं आएगा, चाहे वो टॉपर हो, उसमें उसको उसी एग्जाम को देखते हैं। जो स्टूडेंट आपकी सरकार का ही एक चेयरमैन अगर आपकी सरकार की नाकामी बताता है, नाकामी कुछ नहीं है, ये प्रोसेस है। जो एग्जाम के अंदर जो परिपाटी, जो सिस्टम बनाया जाएगा उसी को फॉलो करना होता है, पर ऐसे में नहीं लगता लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं है। यूनिवर्सिटीज को बदलते- टारगेट नहीं करना चाहिए था, शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाना शिक्षा पर, ये मेरी बात सुनिए कि जब नौकरी का, फिर तो यूनिवर्सिटी के मेरिट के उसको करने के अपना एग्जाम ही ना ले। जब उसने अपना एग्जाम ले लिया, पोस्टें खाली रहने लगी, फिर तो वो तो एक विषय, एक दो केस में ऐसा हुआ है, हमेशा नहीं होता। राव नरवीर भी कहते हैं कि स्कूलों के हालात काफी खराब हैं। राव नरवीर का से पूछो। जय हिंद। बिल्कुल किसान के बेटे हैं, किसानी खुद करी हुई है।